नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं, जहां नई दिल्ली से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं बनने स्कूल। बता दें कि पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत भी इस दौरान किया है। तो ये फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ सीएम धामी का भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। बता दें कि 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे से आज सीएम धामी वापस लौटे हैं। तो वहीं लंदन में 12,000 करोड़ से अधिक के MOU भी इस दौरान साइन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी भी देखने को मिल रही है। जो हमने इसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए यहाँ देश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर से भी सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के युवाओं के रोजगार के बहुत बड़े अवसर सृजित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और देश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे। तो चलिए, खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, सीएम धामी अब 3 दिवसीय अपने लंदन दौरे के बाद अब देहरादून पहुंच चुके हैं और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से आज देहरादून पहुंचे, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका बन्नू स्कूल में भव्य स्वागत किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह से जो लंदन में इन्वेस्टर समिट को लेकर के उनकी तमाम उद्योगपतियों से, निवेशकों से मुलाकात हुई है, काफी सार्थक वार्ता हुई है। इस दौरान जो दिसंबर माह में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उन्होंने तमाम इन्वेस्टर्स को उत्तराखंड आने का न्योता भी दिया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है, जहां एक और सरकार 2025 का लक्ष्य निर्धारित करने के उद्देश्य से लगातार आगे बढ़ रही है, इस इन्वेस्टर समिट में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है लगभग 2.5 लाख करोड़ का निवेश का, वो भी सरकार पूरा करेगी और उससे जो उत्तराखंड की आर्थिकी पर इसका काफी बेहतर प्रभाव पड़ेगा। इससे जहां एक और GDP में बढ़ोतरी होगी, GDP की दर जो है वो बढ़ेगी, वहीं बेरोजगार युवकों को, यहाँ के जो युवक हैं उनको रोजगार मुहैया होगा। साथ ही साथ स्वरोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से तमाम तरह से रोजगार स्थापित होंगे। जो भी इस यहाँ पर जो संभावनाएं थी उनके बारे में विदेशों में बताया गया है, इन्वेस्टर्स को समझाया गया है किन किन उद्योगों के लिए उत्तराखंड अनुकूल जलवायु वाला प्रदेश है, यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद है उनसे किस तरीके की संभावनाएं यहाँ पर बढ़ सकती है, इन्वेस्टर्स को किन किन क्षेत्रों में विशेष इन्वेस्ट करने से उनको भी फायदा होगा और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत होगा, यहाँ पर पलायन रुकेगा या पर्यटन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो 4 धाम है उनमें भी जो आने वाले धार्मिक पर्यटक हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जो जलवायु के रूप में जो अनुकूल जलवायु है उसके बारे में भी विस्तृत तौर से जो इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग के दौरान बताया गया और रोड शो के जरिए भी बताया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि इस दौरे के सार्थक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। इस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया में से बात करते हुए कल दिल्ली में भी अपनी इस यात्रा की उपलब्धियां बताई थी और आज देहरादून पहुंच करके भी बताएंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और हाल ही में बनाए गए दायित्वधारी भी वहां पर मौजूद रहे। बिल्कुल, चूंकि देखिए 12,000 करोड़ से अधिक का MOU यहाँ पर साइन हुआ है, जो कि अपने आप में उत्तराखंड के क्षेत्र के हिसाब से हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। पर्यटन के क्षेत्र को भी लेकर सीएम धामी ने कई लोगों को आमंत्रित किया है और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक बड़ा निवेश हुआ है। पवन, बिल्कुल,
बीती जो पर्यटन को लेकर के जो इन्वेस्टर्स के साथ जो बैठक हुई है उसमें तमाम कंपनियों से, तो तमाम नामी गिरामी जो कंपनी है उनसे एमओयू लगभग 12,000 करोड़ के साइन हुए हैं। इससे ये भी एक सिद्ध होता है कि जो ये दौरा रहा है वो काफी सार्थक रहा है। अभी इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट होनी है, उससे पहले ही इस आमंत्रण के दौरान ही एमओयू साइन हो चुके हैं, जिसमें पर्यटन के क्षेत्र में, जड़ी बूटी के क्षेत्र में और इसके साथ साथ जो साहसिक पर्यटक है उसके क्षेत्र में तमाम यहाँ पर उद्योग स्थापित करने हो या फिर जो पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाए जाने वाले चाहे रोपवे हो चाहे वो अन्य योजनाएं हो, वो उन क्षेत्रों में निवेश के लिए संभावनाएं बढ़ी है। उसके लिए 12,000 करोड़ के एमओयू भी साइन करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड लौटे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है सरकार सिर्फ इन्वेस्टर के साथ बैठक और मीटिंग करने तक ही सीमित नहीं है, एमओयू करने तक ही सीमित नहीं है, इसके आगे की भी जो प्रक्रिया है उस पर भी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए 2025 तक उत्तराखंड को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और अग्रणी राज्यों की श्रेणी में भी उत्तराखंड को शामिल करना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और चूंकि उत्तराखंड में निवेश को लेकर अपार संभावनाएं हैं, इसके भी मद्देनजर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। चलिए ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 दिवसीय लंदन दौरे से सीएम धामी उत्तराखंड वापस लौटे हैं। बता दें कि लंदन में निवेशकों को आमंत्रित किया है सीएम धामी ने, चूंकि दिसंबर में उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और ऐसे में सीएम धामी की तरफ से तमाम निवेशकों को आमंत्रित किया गया और तकरीबन 12,000 करोड़ से अधिक के एमओयू भी इस दौरान साइन हुए हैं। तो वहीं रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली है। जहां यात्रा जबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई और किसान चौक पर जाकर खत्म हुई। इस दौरान हरीश रावत ने भी किसान चौक और मंदिरों में जाकर मत्था टेका। इस बीच हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपए मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ और गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए, ऐसी मांगे रखी है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को भी लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे और इस ज़िले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर ब्याज माफ़ होना चाहिए। खबर रुड़की से बता दें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसान सम्मान रैली निकाली और इस दौरान कई मांगों को लेकर यात्रा निकालते हुए अपनी मांगों को भी रखा गया है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां धामी सरकार में बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नेताओं को दायित्व निभाने की जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद आभार भी जताया है। आपको बता दें कि देहरादून पार्टी मुख्यालय में आभार व्यक्त किया गया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया गया। तो वहीं नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं नेता। सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां धामी सरकार में बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बता दें कि नेताओं को दायित्व की जिम्मेदारी मिलने के बाद आभार भी जताया गया है। देहरादून के पार्टी कार्यालय में आभार व्यक्त किया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आभार व्यक्त किया गया है और साथ ही नई जिम्मेदारी मिलने के बाद कई नेता पार्टी कार्यालय पहुंचे और सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया।
बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगामी सरकार में बीजेपी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल प्रीति, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लंदन दौरे से लौटने से ठीक 2 दिन पहले ही धामी सरकार ने काफी लंबे समय से कार्यकर्ताओं की मांग को देखते हुए इस पर अपनी मोहर लगा दी है और पहली सूची जिसकी परसों रात जारी की गई थी, जिसमें 10 वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को विभिन्न विभागों में दायित्व दिए गए। अभी हालांकि इस लिस्ट के बाद भी अभी तमाम लोगों की मांग है, तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीदें हैं कि उन्हें भी वरिष्ठता के आधार पर उनके कार्य के आधार पर उनको सरकार में दायित्व कहीं कहीं दिया जाएगा। यही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि अभी ये पहली लिस्ट जारी की गई है, लेकिन अभी आगे भी इस तरह की जो कार्यकर्ता हैं, जिनको दायित्व देना उचित होगा, जिनको दायित्व देने से सरकार और संगठन के बीच में बेहतर सामंजस्य भी स्थापित होगा और सरकार की जो जन आकांक्षा का जन सरोकार से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। ऐसे अन्य तमाम कार्यकर्ताओं को भी दायित्व दिए जाएंगे। अभी जो श्राद्ध चल रहे हैं इस समय, जो पितृपक्ष है, पितृपक्ष के होने के बाद में नवरात्र में अभी एक और सूची जारी होगी और जैसे जैसे आवश्यकता महसूस की जाएगी सरकार और संगठन के द्वारा, वैसे वैसे सरकार में तमाम कार्यकर्ताओं को भी दायित्व दिए जाए। साथ ही पवन, ये जो पहली लिस्ट जारी की गई है बीजेपी नेताओं को जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, उनमें कौन कौन से नेताओं के नाम शामिल है, इसे लेकर कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं, प्रदेश महामंत्री रहे हैं और संगठन में काफी लंबे समय से जुड़े रहे, ऐसे ज्योति प्रसाद गैरोला, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नैनीताल से लोकसभा सांसद रहे बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को भी हराया था नैनीताल लोकसभा सीट से। ऐसे बलराज पासी को भी दायित्व बीज प्रमाणीकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। और वहीं कैलाश पंत जो कि बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, पिछले दिनों उनका बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नाम कई बार चला है और उनको भी बड़ा ओहदा दिया गया है, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वही महिलाओं की अगर बात करें तो मधु भट्ट जो कि बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता थी वर्तमान में और उससे काफी लंबे समय से बीजेपी में काम कर रही थी और उनको भी जो संस्कृत बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही जो अनिल डब्बू हैं उनको दायित्व दिया गया है और इसके साथ तमाम मतलब अन्य जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ऐसे 10 लोगों को अभी दायित्व सौंपा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्टेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का गेंद खेलकर शुभारंभ किया है, जहां इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उनको प्रोत्साहित भी किया है। बता दें कि डिपार्टमेंट क्रिकेट डेवलपमेंट कमेटी ऑफ उत्तराखंड के नेतृत्व में प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्टेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं गाजियावाला में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने T20 खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। बता दें कि
5 दिवसीय इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जहां क्रिकेट खेलकर कैबिनेट मंत्री ने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और साथ ही खिलाड़ियों से परिचय करते हुए सभी का प्रोत्साहन भी किया है और सभी का उत्साहवर्धन भी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आज कैबिनेट मंत्री ने शुभारंभ किया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट कमेटी उत्तराखंड द्वारा भारतीय राज्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और विधिवत सुधार मंत्री गणेश जोशी ने किया है। अखिल भारतीय राज्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आर्यन अकादमी में किया जा रहा है और 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता यहाँ पर चलेगी। इस प्रतियोगिता में केंद्रीय सचिवालय दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड सचिवालय, सिविल सर्विसेज सहित 8 टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया जाना है और इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य कार्मिकों को खेल के साथ ही मोदी की अपेक्षा के अनुसार फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत कार्मिकों को जोड़ना, उनके माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। जी बिल्कुल, चूंकि जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट को भी इसे लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है और खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने किया है। तकरीबन क्या क्या तैयारियां की गई है इस पूरे प्रतियोगिता को लेकर, इससे लेकर कुछ जानकारी जितेंद्र? देखिए, क्रिकेट से जुड़ी हुई जो भी तैयारियां होती है सब पूरी है और विधिवत रूप से आज से मैच शुरू हो गए हैं। तो उसको लेकर जितनी भी तैयारियां होती हैं वो विधिवत कर दी गई है, पहले से ही तैयारियां थी और आज से सुचारू रूप से मैच शुरू भी हो गए। शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने। इस दौरान सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया है और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत इस खेल प्रतियोगिता का आगाज भी किया गया है। बता दें कि 5 दिनों तक खेल प्रतियोगिता जारी रहने वाली है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, जहां पिछले 1 महीने से डेंगू से बुखार से लोग परेशान हैं। बता दें कि प्रदेश के 10 जिलों में डेंगू जैसी महामारी फैली हुई है। देहरादून से सबसे ज्यादा मामले भी सामने आ रहे हैं और पूरे प्रदेश में डेंगू के 2486 मामले दर्ज किए गए हैं। डेंगू के अब तक 927 मरीज मिल चुके हैं और राजधानी में डेंगू से 13 मौतें भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। तो वहीं डेंगू के कारण बुखार से भी लोग परेशान हैं और पिछले 1 महीने से लोग बुखार से परेशान है। प्रदेश के 10 जिलों में डेंगू जैसी महामारी का प्रकोप है। बता दें कि देहरादून से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। डेंगू के 2486 मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं डेंगू के अब तक 927 मरीज मिल चुके हैं और राजधानी में डेंगू से 13 मौतें भी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राजधानी देहरादून में डेंगू से अब तक 927 मरीज मिल चुके हैं और साथ ही 13 मौतें भी हो चुकी हैं। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्रों की ऊंची इमारतों और झुग्गी झोपड़ी के आसपास मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निर्वाचन कार्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है। देर शाम मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम की अध्यक्षता में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की गई है और बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी बताया है शहरी क्षेत्र के मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं। वे वर्तमान में राज्य में स्थापित 11,647 मूल मतदान स्थलों के
पुनर्निर्धारण और संशोधन परिवर्तन प्रस्ताव आयोग को भेज दिए गए हैं और मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने से 5 मतदान स्थल बढ़ाए गए हैं। कुल 104 मतदेय स्थलों की भी वृद्धि हुई है। बता दें कि एक ही भवन में एक से अधिक मतदान स्थलों की समीक्षा में 27 मतदान स्थलों को समायोजित कर दिया गया है। साथ ही समायोजन के बाद प्रदेश में मतदेय स्थलों की संख्या बढ़ाकर 11,724 कर दी गई है। तो मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने पर 5 मतदान स्थल बढ़ाए गए हैं और कुल 104 मतदेय स्थलों की वृद्धि हुई है। तो एक ही भवन में एक से अधिक मतदान स्थलों की समीक्षा में 27 मतदान स्थलों को रखा गया है और संख्या भी इनकी बढ़कर 11,724 हुई है। तो लोकसभा चुनाव से पहले झुग्गी झोपड़ियों के भी पास और साथ ही साथ शहर से लेकर गांवों के भी आसपास मतदान केंद्र बनाए जाएंगे ताकि वोटिंग परसेंटेज यहां पर बढ़ सके। तो इसे लेकर तैयारी भी शुरू कर दी गई है। खबर चमोली से, जहां एसपी रेखा यादव के जरिए अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अभियान भी चलाया जा रहा है, जहां संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। और इसी क्रम में पुलिस टीम ने कर्णप्रयाग में चेकिंग के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक थराली के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वहीं युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और न्यायालय में पेश किया गया। थाना कर्णप्रयाग द्वारा भी एक अच्छी कार्रवाई की गई, नशे को प्रहार किया गया। इसमें हमने सुरागरसी पतारसी के लिए टीम लगाई थी, तो अचानक सूचना मिली थी, तो उसमें चेकिंग करके एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र कुमार पुत्र श्री पन्नाराम निवासी थराली, एक व्यक्ति जिसके पास से 852 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 85,000 रुपये है। उसके पास से बरामद हुई है और उसमें उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया था और आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।